के साथ लोगों के ख्यालात बदलने लगते हैं, कुछ अपनों को लेकर और कुछ अपनी लाइफ को लेकर। इसलिए मेरा आपसे कहना है साथियों, तलब उसकी करना जो किसी के पास ना हो, तलब उसकी करना जो किसी के पास ना हो, और छोड़ देना उसे जिस पर विश्वास ना हो। जी हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ अपने पास मत रखना जिससे आपको नकारात्मक फील आए। फिलहाल आज का एपिसोड आपके लिए पॉजिटिव है और बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा कंटेंट है ये। भौगोलिक उपनाम, किसी भी देश का, किसी भी जगह का भौगोलिक उपनाम क्या होता है साथियों, पहली ही बात में आप ये समझ लीजिए कि वहाँ की कुछ खास विशेषता की वजह से हम उसे एक अन्य नाम से नवाज लेते हैं। हम जिस तरीके से कह देते हैं कि चीनी का कटोरा है क्यूबा, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। फिलहाल हमारी बातों को आप समझ रहे हैं, तो भौगोलिक उपनाम समझना और इसके बारे में जानना बहुत कठिनाई नहीं है। फिलहाल हमारे एग्जामिनर महोदय यहाँ से बहुत ही बार हमसे मुखातिब हो चुके हैं। तो किसी भी देश की अपनी विशेषता हो, किसी भी जगह की अपनी विशेषता हो, उसे ही हम भौगोलिक उपनाम कहेंगे। इतनी बात तो क्लियर है साथियों। देखिएगा, हम एक महत्वपूर्ण देश की बात करते हैं जिसका नाम है रोम। रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का देश, 7 पहाड़ियों का देश। लीजिए, इसका मतलब यहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं। अब हमारी बातों को समझ रहे हैं ना, 7 पहाड़ियों का देश, हम इसे कहते हैं पोप का शहर। पोप का शहर किसे? इसी रोम को पोप का शहर भी कहते हैं। इसे रक्तवर्ण महिला कहते हैं, रक्तवर्ण महिला, इसे रक्तवर्ण महिला कहते हैं। देखिएगा, इसे प्राचीन विश्व की सामग्री कहा जाता है। प्राचीन विश्व की सामग्री, प्राचीन विश्व की सामग्री आप किसे कहेंगे? तो आप रोम को कहेंगे प्राचीन विश्व की सामग्री। और पश्चिम का बेबीलोन, पश्चिम का बेबीलोन। जी हाँ साथियों, अब फिलहाल आप यहाँ हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे कि हम किस तथ्य पर किस बारीकी से आपको प्रस्तुत करके दे रहे हैं, कोई आंकड़ा दे रहे हैं। समझना, ये सारी बातें किसी एक देश की भौगोलिक विशेषताएं हैं, वहाँ की संस्कृति को लेकर के, वहाँ के रीति रिवाज को लेकर के, उस देश की बनावट को लेकर के। जब कोई विशेष बातें किसी भौगोलिक उपनाम यानी भूगोलवेत्ताओं को पता चलता है, हमारे वैज्ञानिकों को पता चलता है, हमारे समाज में रहने वाले लोगों को पता चलता है, तो वो अपने दृष्टिकोण से ये साझा करते हैं कि इस देश को चलो क्यों ना, इसमें ये चीज़ ज़्यादा हो रही है, इसमें ये चीज़ ज़्यादा है, तो क्यों ना हम इसे इस नाम से जान लेते हैं। साथियों, इसी को कहेंगे भौगोलिक विशेषता। तो ये देखिएगा, आपको रोम के बारे में हमने जो बताना चाहा, फिलहाल ये एक ट्रेलर है। इसका मतलब हुआ कि कुछ इसी तरीके के प्रश्न बनने वाले हैं और इसी तरीके की बातें आज हम इस कंटेंट में आपसे करने आए हैं। फिलहाल कई बार आपने ये सुना भी है, 1000 जिलों की भूमि फिनलैंड को आपने कहा है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश आपने नॉर्वे को कहा है ना, यूरोप का भारत आपने इटली को कहा है, पो नदी को आपने गंगा कहा है। तो सारी बातों पर तो हमारा फोकस हर महाद्वीप के साथ रहा है। फिलहाल आज ये स्पेशल रूप से ये महाद्वीप किसके लिए है? एशिया महाद्वीप के लिए है। इसका मतलब हुआ तो ज़्यादातर जो प्रश्न हमें करने हैं वो एशिया महाद्वीप से संबंधित करने, ना कि पूरी दुनिया से। अगर पूरी दुनिया की बात आएगी तो हमने कई बार कई महाद्वीपों में अलग अलग तथ्यों से आपको रूबरू कराया हुआ है, आपको तथ्यों से परिचित कराया हुआ है। फिलहाल यहाँ कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। देखिएगा, जैसे हम कहते हैं पूर्व का मोती, पूर्व का मोती किसे कहेंगे? पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती? बताइएगा, पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती? हिंद महासागर का मोती एक छोटा सा द्वीप जो अपने आप में अद्भुत और हमारे जीवन से संबंध रखता है, हमारी पौराणिक कथाओं से संबंध रखता है, जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका, नाम से ही देखो श्री लगवाया है, श्रीलंका, जिसका नाम ही है श्रीलंका। तो इसे पूर्व का मोती कहते हैं और हम इसे हिंद महासागर का भी मोती कहते हैं। साथियों, इसका मतलब अद्भुत है, खजाना ही है ना। आपको पता है रावण की सोने की लंका यहाँ थी, रावण की सोने की लंका थी, हमसे काफ़ी ज़्यादा संबंध इनका रहा है ना। रामायण तो आपने देखी है और कहानी को आप समझ रहे हैं। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं, हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। एशिया का पेरिस किसे कहोगे? देखिएगा, एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहेंगे साथियों। एशिया का पेरिस थाईलैंड। इसी थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश।
सफ़ेद हाथियों का देश भी हम इसी थाईलैंड को ही कहते हैं। देखिएगा, और एक बात और समझना, चावल का देश भी, चावल का देश भी हम इसी थाईलैंड को कहते हैं। इसके ठीक पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि थाईलैंड में दुनिया का सबसे महंगी चावल की प्रजाति उत्पन्न की जाती है। हमने ये बात की थी आपसे, और ये थाईलैंड की वही है, इसलिए इसे चावल का भी देश कहते हैं, एशिया का पेरिस कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। क्लियर है ना? हाथियों का केवल हाथियों का देश पूछा जाए तो विश्व में आपको हम बता ही चुके हैं, लाओस हाथियों का देश। फिलहाल यहाँ देखिएगा, तो चावल का देश हो गया। हम यहाँ तक की बातें किसके सापेक्ष लिए हैं? थाईलैंड के सापेक्ष। अब देखिएगा, अगर कहा जाए उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहोगे आप? जापान को। उगते हुए सूर्य का देश जापान है, और डूबते हुए सूर्य का देश, डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड है, यानी ब्रिटेन। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। अब यहां आपका जवाब किसका होगा? नॉर्वे का होगा। क्लियर है? देखिएगा, इसी जापान को कहते हैं सुकुमार देश। सुकुमार क्यों कहेंगे साथियों? देखिएगा, सुकुमार देश क्यों कहते हैं? जापान को कहते हैं सुकुमार, यानी ज़्यादातर लोग यहाँ यंग बने रहते हैं। एक बात समझना, अगर पूरी दुनिया की बात आए ना, सबसे लंबी औसत आयु किनके पास है? तो आप बताइएगा, जापान के पास। जापान वालों की औसत आयु 80 से 90 वर्ष है साथियों, और आपकी 60 वर्ष। यहाँ लोग ज़्यादा जिएंगे, यहाँ का वातावरण कुछ बेहतरीन है, ये प्रकृति की गोद में पला हुआ देश है। इसका मतलब यहाँ की विशेषता अद्भुत है, और यहाँ लोगों की जीवन की प्रक्रिया, जीवन की अवधि लंबी है, यानी जीवन दीर्घकालीन होता है। हमारा इतना छोटा जीवन नहीं है, 50 से 60 वर्षों का हमारा औसत जीवन है। इसके बाद हम इस दुनिया से पलायन कर जाते हैं। फिलहाल जापान वाले ऐसा नहीं है, यहाँ आपको 80-90 साल के बहुतायत मात्रा में वृद्ध प्राप्त मिलेंगे। देखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश है, सुकुमार देश है। और देखिएगा, इसे पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं, पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं, पूर्व का ब्रिटेन, और इसे कहते हैं पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का ब्रिटेन और पूर्व का मैनचेस्टर भी किसे कहते हैं? तो इसी जापान को ही कहा जाता है। तो इतनी बातें तो जापान के सापेक्ष थी। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनर महोदय आपसे पूछते रहते हैं, इसलिए मेरा दृष्टिकोण है हर पॉइंट पे, हर पहलू पर, कंटेंट छोटा हो, कंटेंट बड़ा हो, फिर भी साथियों हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारा लहजा बता रहा है कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपको देने वाले हैं। कहीं से भी हर लम्हों से मुलाकात कराएंगे आपकी, हर जगह से शिद्दत से पेश आएंगे आपसे। जी हाँ साथियों, तो ये चीज़ें रही हैं जहां हम आपसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे। यूरोप का रोगी किसे आपने कहा था? यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी, इसे आपने तुर्की को कहा था। तुर्की को आपने यूरोप का मरीज कहा था या यूरोप का रोगी कहा था। यही जो तुर्की है, यही पूछा गया प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार, क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश, आपको पता है कि ये आपको एशिया यूरोप दोनों जगह मिल जाएगा। तो यूरोप का रोगी तुर्की को कहेंगे, और एशिया का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं साथियों। इन कंटेंट को एक जगह समाहित कर रहा हूँ, आप अलग अलग पढ़ेंगे, इसका मतलब हुआ आपके लिए परफेक्ट मामला है। आप अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों से इन तथ्यों को ढूंढ कर लाएंगे। फिलहाल ये तथ्य आपको एक साथ देने का मजा ही कुछ और आप इसे लेंगे तो बेहतरीन होगा आपके लिए। देखिएगा, हम कहें पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड, पश्चिमी एशिया का, हम एशिया की बात करें तो ज़्यादातर दृष्टिकोण हमारा एशिया पर रहेगा। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड किसे कहेंगे साथियों? पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड, इसका मतलब हुआ ये कुछ उस तरीके की खूबसूरती रखता होगा। लेबनान को कहते हैं, ठीक। जैसे झीलों का देश आपने किसे कहा था? झीलों का देश, झीलों का देश बताना साथियों, फिनलैंड को आपने बोला था। वैसे तूफानों का देश किसे कहोगे आप? तूफानों का, फिलहाल यहां लिख देते हैं, तूफानों का देश, तूफानों का देश किसे कहेंगे साथियों? भूटान को। तूफानों का देश हो गया भूटान। लिली का देश, लिली का देश ये फिलहाल उत्तरी अमेरिका का है, कनाडा को कहते हैं, ठीक।
मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं आप? वहरीन को। ये ऐसे लाइन टू लाइन आपको याद करने होंगे साथियों, लाइन टू लाइन इन बातों पर चलना होगा। तो तूफानों का देश, लिली का देश, मोतियों का देश हो गया। और अगर हम कहें, ये प्रश्न पूछा भी गया, स्वर्णिम पैगोडा किसे कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा, यहाँ ऐसी इमारतें हैं, हम इसे म्यांमार को कहेंगे। स्वर्णिम पैगोडा हम म्यांमार को कहते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी, एंटलीज का मोती, एंटलीज का मोती किसे कहोगे आप? उसी क्यूबा को जिसे आप सुगर ऑफ बाउल कह सकते हैं या चीनी का कटोरा कह सकते हैं। चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कौन है? क्यूबा। हवा वाला शहर या हवा का शहर, हवा का शहर किसे कहा जाता है? तो शिकागो को, शिकागो को हवा का शहर कहा जाता है। यमरल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यमरल्ड। इसलिए जितनी भी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आ रही, सब चीज़ हम लिखते चले जा रहे हैं। यमरल्ड द्वीप किसे कहते हैं? आयरलैंड को। जैसे आप अपने भारत में चले आएंगे तो मसालों के लिए जाना जाता है कौन? केरल। तो मसालों का बगीचा आप किसे कहते हैं? केरल को। तो ये भौगोलिक उपनाम है जहाँ पर हम किसी चीज़ के तथ्य के बारे में ज़्यादा कुछ समझ पाते हैं और वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं को ले पाते हैं साथियों। यहाँ तक कि बातें आपको मेरे हिसाब से स्पष्ट लगी होंगी और ये चीज़ आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ भी पाए होंगे। कुछ करना नहीं साथियों, मेरे साथ इसे पढ़ना है, दोहराना है, अपने नोटबुक पर अपना पेन चलाना है और अपने मस्तिष्क को थोड़े समय के लिए एकाग्रचित होकर के रखना है बस। फिर ये आपको याद हो जाएगा और ये 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आपसे मुखातिब होगा और बड़े आराम से आप इसका जवाब दे पाएंगे। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ साथियों, ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। गोरों की कब्र गिनी तट को कहते हैं, क्योंकि वहाँ गोरे दफनाए गए थे। गोरों की कब्र गिनी तट को कहा जाता है। फिलहाल ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य से मैं आपको जोड़े रखा। बहुत ही छोटा सा ये कंटेंट है, बहुत ही छोटा सा, इसको लॉन्ग करने की आवश्यकता भी नहीं है। फिलहाल इसको ना ही किसी अलग कंटेंट से जोड़ने की ज़रूरत भी थी, ना हमने उसका मतलब भी समझा, ना ही ये अभिप्राय निकाले। हम ये मानते हैं, विश्वास है हमें कि ये कंटेंट आपको फिर भी प्यारा लगा होगा। शेयर करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।